अध्याय नंबर 3 चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। चंद्र बरदाई जी ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखे, उसमें से पृथ्वीराज रासो से के मास कर्नाटक प्रसंग से ये पद है वो लिए गए हैं। अपने के मास कर्नाटक प्रसंग से है वो पद लिए गए हैं, जो अपनी शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो पहले हम चंद्र बरदाई जी के बारे में है कुछ जानकारी ले लेते हैं। वीरगाथा काल की हम सभी जानते हैं। वीरगाथा काल के कवियों में महाकवि चंद्र बरदाई का श्रेष्ठ स्थान है। सभी इस बात को जानते हैं। वे महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि और मित्र थे। पृथ्वीराज का नाम आपने सुना होगा, तो इनके राजकवि भी थे और मित्र भी थे। उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की है वो रचना की है। तो उन्होंने पृथ्वीराज जो महाराजा जिनके ये मित्र भी थे और इनके राजकवि भी थे चंद्र बरदाई, तो इन्होंने पृथ्वीराज महाराज जो थे उनके जीवन से संबंधित है वो सारी घटनाओं का पृथ्वीराज रासो में है वो संकलन किया है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसमें महाराजा पृथ्वीराज की वीरता का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। महाराजा पृथ्वीराज है उनकी वीरता का विस्तार से उन्होंने वर्णन चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो में किया है। हिंदी के महाकाव्यों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। यदि हिंदी के महाकाव्यों की बात अगर की जाए तो उसमें पृथ्वीराज रासो है जो एक वीर काव्य के रूप में है और सबसे बड़ा है वो माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथ इसकी उपलब्धि है। उनकी रचना लगभग 2500 पृष्ठों में हुई है और यह 69 अध्यायों में विभाजित है। 69 अध्यायों में विभाजित है और लगभग 2500 पृष्ठ इसके है। तो ये एक बड़ा ग्रंथ है वो माना जाता है। इस समय पृथ्वीराज रासो की कोई भी शुद्ध प्रति प्राप्त नहीं होती है। इस समय अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो उसकी कोई भी शुद्ध प्रति है वो नहीं मिलती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने मूल रूप में ग्रंथ वर्तमान प्रतियों की तुलना में पर्याप्त संक्षिप्त रहा होगा। जिस समय इसकी रचना की गई थी उस समय तक मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था। जिस समय इसकी रचना हुई थी पृथ्वीराज रासो की, तो मुद्रण कला यानी कि छपाई कला का विकास है वो नहीं हुआ होगा। उस समय श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां ही तैयार की जाती थी। अब देखिए जब मुद्रण का दौर नहीं था, मुद्रण नहीं किया जाता था, छपाई की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय है वो हाथ से ही लिखा जाता था। ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, पेड़ पौधों की पत्तियों पर है वो लिखा जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि ये हस्तलिखित प्रतियां ही इसकी तैयार की गई होगी। इन्हें राज्यसभा में सुरक्षित भी रखा गया होगा, राज्यसभा में है वो सुरक्षित रखा गया होगा। कवियों के वंश में भी इनकी धरोहर के रूप में रक्षा की जाती थी। कवियों के अगर वंश में बात की जाए, कवि जो होते हैं अपनी रचनाएं करते हैं, तो इनके वंश में भी इस पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है इसकी रक्षा है वो की गई होगी। इसे संभाल कर है वो रखा गया होगा धरोहर के रूप में। लेकिन खेद है कि भारतवर्ष पर मुसलमानों ने आक्रमण के कारण वीरगाथा काल के काव्य ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होते। देखिए जब इतना बड़ा महाकाव्य है ये लिखा गया चंद्र बरदाई कवि के द्वारा, तो ये राज्यसभा में इसे सुरक्षित भी रखा गया होगा। कवियों की जो वंशावली है उसमें भी इसको संभाल कर रखा गया होगा, धरोहर के रूप में रखा गया। फिर इसकी मूल प्रतियां है वो प्राप्त क्यों नहीं होती है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत पर है मुसलमानों का आक्रमण होता रहा है और मुसलमान जब मुगलों का जब आक्रमण हुआ था तो उन्होंने यहाँ की जो धरोहर थी, यहाँ की जो साहित्य था उसको नष्ट कर दिया था, जला दिया था, पानी में बहा दिया था। तो ऐसा ही शायद इसके साथ भी हुआ होगा कि भारतवर्ष पर मुसलमानों के कारण जो वीरगाथा काल के काव्य ग्रंथ थे उन्हें मूल रूप में प्राप्त है वो नहीं होते हैं। पृथ्वीराज रासो की भी यही स्थिति है। इस काव्य के बाद में कवियों के द्वारा अनेक प्रसंगों का समावेश किया गया है, अतः इसका वर्तमान रूप प्रमाणित नहीं है। और इस काव्य के बाद में जब ये अपने प्रमाणित रूप में नहीं प्राप्त होता है तो इसके बाद में जो कवि हैं उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कुछ ना कुछ जोड़ते गए हैं। तो वर्तमान में जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है जो मिला हुआ है वो पूर्ण रूप से प्रमाणित है वो नहीं है। यद्यपि ये नहीं है कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणित ग्रंथ नहीं है, तथापि वह अपने युग की साहित्य धारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। भले ही आज जिसे है वो प्रमाणित ग्रंथ के रूप में है वो नहीं जाना गया हो, तथापि यह अपने युग की साहित्य धारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व है वो करता है। ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज रासो प्रमाणित ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यह अपने युग की साहित्य धारा का पूर्ण रूप से है वो प्रतिनिधित्व
भाव है वो देखने को मिलता है। वैसे है कला तत्व भी है, भाव तत्व भी है, लेकिन जो शुद्ध कला तत्व और भाव तत्व इसमें जो प्रमाणित ग्रंथ में होना चाहिए था उसको हानि है वो पहुंची है। फिर भी एक सराहनीय ग्रंथ है, इसमें वीर रस को प्रमुख स्थान दिया। अगर वीर रस की बात की जाए तो इसमें वीर रस है, ये वीर रस से सरोकार है, इसमें वीर रस का प्रमुख स्थान है। अतः इस कृति में वातावरण को प्राय ओज गुण से युक्त है, ये ओज गुण रूप में उपस्थित किया गया है। राजस्थान के चारण कवि वीर गाथा काल के युद्धों में सेना के साथ सो जाया करते थे। अब हम राजस्थान के निवासी हैं तो इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान के जो चारण कवि होते थे वो वीर गाथा युद्ध में जब युद्ध होते थे सेना के साथ जाया करते थे और युद्ध का अंत देखा वर्णन है वो वीरता के साथ है वो करते थे और अपनी कविताओं में सैनिकों का उत्साह भी बढ़ाते थे। जब सैनिक हताश हो जाते, निराश हो जाते तो अपनी कविताओं के माध्यम से उनमें एक नया जोश का संचार करते थे और नित्य प्रति युद्ध को देखने और उसमें भाग लेने का मतलब वीर रस के आवश्यक तत्वों का अनुभव हुआ करता था। कवि चंद्र बरदाई के साथ भी यह बात इतनी ही सत्य है। कवि चंद्र बरदाई भी है वो अपने पृथ्वीराज चौहान के साथ है वो युद्ध स्थल पर है वो जाते थे। उन्होंने वीर रस का व्यापक चित्रण किया और उसमें सहायक रसों के रूप में रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, उसकी कृति में भी यथास्थान प्राप्त होते हैं। वीर रस के साथ साथ भयानक रस है, विभत्स रस है, इनको भी इन्होंने रौद्र रस है, इनको भी अपने काव्य में स्थान है वो दिया है। अब वीर रस के पश्चात राजराजों में श्रृंगार रस को भी प्रमुख स्थान मिला है। वीर रस भी है, ओज गुण भी है, इसमें रौद्र रस है, विभत्स रस है, भयानक रस है, इसके साथ साथ श्रृंगार रस को भी वर्णन इसमें किया गया। इसमें श्रृंगार रस से संयोग और वियोग दोनों पक्ष प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज राजा है इसमें श्रृंगार रस का जो वर्णन है उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का वर्णन है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार नीति से संबंधित उक्तियों की रचना कर नीति नैतिक जो उक्तियां होती है, नैतिक कथन जो होते हैं उनकी रचना कर कवि ने इसमें शांत रस का भी है वो पर्याप्त समावेश है वो किया है। अर्थात देखिए इसमें वीर रस के साथ साथ रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन है। साथ में इन्होंने नैतिक उक्तियां भी कही है, कहीं कहीं पर नैतिक उक्तियों का भी समावेश किया है। इस कारण से शांत रस का आगमन भी इसमें हो गया है। इसी प्रकार की उक्तियां पृथ्वीराज राजा में स्थान पर बिखरी पड़ी है। महाकाव्य होने के कारण इस कृति में प्रकृति चित्रण और चरित्र चित्रण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। महाकाव्य लिखा जाता है तो महाकाव्य लिखा जाता है तो उसमें मूल जो प्रसंग होता है उसके साथ साथ वातावरण का वर्णन भी है वो किया जाता है, इसलिए प्रकृति का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें प्रकृति के विविध प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं किंतु उसे आलंबन रूप में बहुत कम स्थानों पर उपस्थित किया गया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कवि का ध्यान मुख्य रूप से महाराजा पृथ्वीराज के चरित्र पर केंद्रित रहा है। अगर चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो है वो महाराजा पृथ्वीराज का मुख्य रूप में है इनका वर्णन है वो देखने को मिलता है और महाराजा पृथ्वीराज के चरित्र पर केंद्रित रहा और उन्होंने उसके संपर्क में आने वाले अन्य चरित्रों को भी यथास्थान है वो स्पष्ट रूप से उपस्थित इसे महाकाव्य में किया है। पृथ्वीराज राजा की रचना डिंगल तथा राजस्थानी भाषा में हुई है। अब अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा में हुई है किंतु इसमें संस्कृत के भी शब्द है, प्राकृत भाषा के भी शब्द है, अपभ्रंश भी है, ब्रज भाषा है, अरबी फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। इस कारण से भाषा सर्वत्र एक जैसी नहीं रहकर स्थान पर बदल गई है। अब इतनी सारी भाषाओं के शब्द आ गए तो एक जैसी भाषा नहीं चलती, इसमें जगह स्थान पर है वो भाषा का स्वरूप है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। इसमें अध्ययन की विशेष बाधा पहुंचती है। वास्तव में भाषा की स्वीकृति का मुख्य कारण है कि इस काव्य में बाद में कवि ने अपनी इच्छा से अनुसार कुछ प्रसंगों का समावेश कर दिया। अगर भाषा में विविधता देखने को मिलती है तो इसका कारण यह भी रहा है कि चंद्र बरदाई के बाद में जो कवि हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य प्रसंग को इसमें समावेश कर दिया है तो इस कारण में भाषा में है वो विविधता देखने को मिलती है। भाषा की दृष्टि से यह काव्य अधिक सफल नहीं कहा जा सकता। इसमें एक ही शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित कवि ने निश्चय एक बड़ी त्रुटि कर दी है। एक ही शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित कर दिया है तो ये एक भाषा की बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाती है। इसी प्रकार उसमें कुछ शब्दों में बिगड़े हुए रूप दिए गए और कहीं कहीं व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिलता है। तो भाषा की दृष्टि से ये एक सफल काव्य पृथ्वीराज राजा को नहीं कहा जा सकता। कवि चंद्र बरदाई ने अपनी भाषा को रसात्मक रखने का बहुत ध्यान रखा है। इस कारण के काव्य में जहाँ वीर रस के प्रसंगों में ओजगुण भाषा को स्थान दिया है तो वहाँ श्रृंगार रस के प्रसंगों में माधुर्य गुण को दिया है और युक्त भाषा का प्रयोग किया है। शैली की दृष्टि से भी उनके काव्य में
विविध शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। छंदों की दृष्टि से भी उनके मुख्य रूप में दोहा है, कविता छंद है, छप्पे छंद है, कुंडली भुजंगी नामक छंदों का प्रयोग है वो कविवर चंद्र बरदाई ने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। अच्छा, और इसमें देखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि उनके काव्य में भाव तत्व कला तत्व, भाव पक्ष की बात की जाए, काव्य पक्ष की बात की जाए, कला पक्ष की बात की जाए तो इनका बहुत ही अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। फिर भी उनके काव्य में प्रामाणिक रूप से प्राप्त न होने के कारण उसकी रूप से आलोचना नहीं की जा सकती। प्रमाणित न होने के कारण उसकी है वो आलोचना हम नहीं कर सकते, भले प्रमाणिक के रूप से प्राप्त नहीं हुआ होगा वो पृथ्वीराज रासो, लेकिन हम उसकी आलोचना है वो नहीं कर सकते। चंद्र बरदाई जैसा महाकवि, एक बड़ा कवि के रूप में इनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, तो उनके द्वारा ऐसी त्रुटि है वो नहीं हो सकती। लेकिन जो बाद के कवि हुए, परवर्ती जो कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने काव्य प्रसंगों को है वो पृथ्वीराज रासो में है वो जोड़ दिया है, इस कारण से इसमें भाषा की त्रुटि है वो देखने को मिलती है। तो ये हमने पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें हैं वो हमने अध्ययन की। अब इनके पदों के बारे में पद व्याख्या है वो देख लेते हैं। तो ये कैमास करना के प्रसंग से लिया गया है पृथ्वीराज रासो से। देखिए पृथ्वीराज रासो का ये जो प्रसंग है इसमें ये बताया कि पृथ्वीराज चौहान है जो कि भ्रमणशील भी है और युद्ध प्रिय भी है ना। और कहते हैं कि जब भ्रमणशील थे तो भ्रमण पर भी जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, युद्ध प्रिय थे तो युद्ध के लिए भी है वो हर समय है वो प्रयासरत है वो रहते थे। तो कैमास करना के प्रसंग से लिया गया। इसमें दिल्ली नरेश है, दिल्ली नरेश पृथ्वीराज जो चौहान है वो विरही रूप में, विरह की पीड़ा है वो भोग रहे, विरही रूप में उनका वर्णन किया गया है। और दुर्ग पर दुर्ग विजित करने का जो वर्णन से पृथ्वीराज रासो में वो किया गया है। इसमें कवि चंद्र बरदाई जी है वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कि दिल्ली चौहान, दिल्ली चौहान मतलब चौहान, दिल्ली का जो चौहान राजा है पृथ्वीराज चौहान तपे अति तेज शब्द पर, शब्द होता है तलवार या खड़ग, तलवार या खड़ग। ये पृथ्वीराज चौहान है जो कि अपने मन में है एक अस्थिरता का भाव लिए हुए हैं और पृथ्वीराज चौहान में अस्थिर हुए आखेट करते हुए, आखेट क्या होता है शिकार करना, आखेट करना मतलब शिकार खेलना, तो शिकार पर जाते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं तपे और उन्होंने तेज तलवार, तेज धार वाली जो खड़ग है तलवार है वो अपने हाथ में ले रखी है। अपनी तेज तलवार की श्रेष्ठता के कारण, अपनी जो तेज तलवार थी इसकी श्रेष्ठता भी उन्हें मिली हुई थी, प्रसिद्धि भी उन्हें मिली हुई थी। इस कारण से अपने देश की समस्त सीमाओं को अपने अधिकार में कर चुके थे। चंपी देश सब सीम, सीम यानी होता है सीमा, और चंपी देश यानी कि सभी देशों के, सभी जो आसपास के राज्य थे या सभी आसपास के जो देश थे उन पर इन्होंने अपनी तेज तलवार की जो ख्याति प्राप्ति, तेज तलवार के बल पर है इनकी सीमाओं पर अधिकार है वो कर लिया था। गंजी अली मिले धनुधर, तो गंजी अली मिले धनुधर, गंजी यानी होता है गरज कर, गरज कर, अली यानी होता है शत्रु, और गरज कर अपने शत्रुओं से मिलता था। और इनकी धनुधर यानी कि धनुर्विद्या, धनुर्विद्या में भी ये बड़े पारंगत थे। तो कहते हैं कि जब अपने शत्रुओं से मिलते थे तो गरज कर अपने शत्रुओं से ये मिलते थे और एक श्रेष्ठ धनुधर होने के नाते भी इनको धनुर्विद्या का भी अच्छा अभ्यास था, अच्छा ज्ञान था। तो इस कारण से अपने पौरुषत्व, अपने वीरत्व का ये प्रदर्शन करते हुए अपने शत्रुओं से है वो गरज कर मिले यानी कि मिलते थे और उन्हें अपने शासन में है उसको मिला लेते थे, अपने राज्य में है वो मिला लेते थे। अच्छी धनुर्विद्या थी, तलवार विद्या में भी अच्छे निपुण थे, धनुर्विद्या में भी अच्छे निपुण थे। तो इन्हें दोनों विद्याओं के कारण, दोनों जो विद्या इनके पास प्राप्त, दोनों कौशलता जो इनके पास थी, इस कारण से इन्होंने अपने जो शत्रु थे उनको अपने राज्य में है वो मिला लिया था। रयन कुमार अति तेज, रयन कुमार का मतलब होता है कि रमण करने वाला, रमण करने वाला, अति तेज तो रमण के रूप में भी यानी भ्रमण करने वाले थे, ये रमण प्रिय थे, रमण के। और रोही है पिट विशेषम, रोही है का मतलब हुआ लाल रंग का घोड़ा, रोही है यानी घोड़ा, पिट यानी कि पीठ, विषम, विषम यानी कि विषम परिस्थिति, विषम
निकल जाते थे, रमण करने के लिए है वो निकल जाते थे, रमण के लिए थे। मेवा 7 राव चामन और 7 राव चामन, राव जो चामन था, चामन उनके जो 7 राव चामन करे काल बीते सम, कहते कि इनके साथ है वो कौन जाते थे, राव चामन है वो इनके साथ है वो जाते थे, जो इनके संबंध में है वो इनके मामा लगते थे, तो वो इनके साथ है वो चले जाते थे। करे काल बीते असम, और विषम परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति में और असमय में भी हर समय है वो इनके साथ रहते थे। काल यानी समय, हर समय, काल और कितने असम यानी विषम परिस्थितियां होती थी, उस समय भी में भी इनके साथ है वो रहते थे। कि चामन थे जो काल की स्थिति या समय की विषम स्थिति में भी बराबर इनके साथ है वो रमण कर है वो चलते थे। पृथ्वीराज दुर्ग पर विजित कर रहे थे, और पृथ्वीराज दुर्ग पर दुर्ग है वो विजित करते हैं। मेवास बाज बचे द्रगम, द्रगम यानी उनका दुर्ग, दुर्ग पृथ्वीराज मेवास बाज गजे द्रगम ने है बड़े बड़े अनु, तो कहते हैं कि पृथ्वीराज जो है वो दुर्ग पर दुर्ग है वो विजित करते चले जाते हैं। पृथ्वीराज के साथ चामन भी थे जो काल की स्थिति और समय की विषम परिस्थिति में हर समय उनके साथ रहते थे, और पृथ्वीराज है वो दुर्ग पर दुर्ग है वो विजित कर रहे थे। और कहते हैं कि इसी कारण से मातु नेह बड़े अनंत, नेह यानी उनका स्नेह, और दोनों मामा भांजे के हैं वो स्नेह है वो बढ़ता चला जा रहा था, स्नेह है वो बढ़ रहा था, प्रेम है वो बढ़ता चला जा रहा था। स्नेह में वीरत्व के साथ है वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, स्नेह और वीरत्व के भाव से दोनों मामा भांजे हैं वो आगे बढ़ते चले जाते थे। मातुल्य है भांडेश्वर, मातुल्य है आता है कि बहन का, भानेज यानी भांजा, मातुल्य है यानी कि मामा, ने है भानेश्वर यानी कि मामा का है वो अपने मातु माँ के तुल्य यानी कि मामा, मातु का मतलब होता है माँ के तुल्य, यानी माँ के समान भी मामा को भी स्थान दिया गया है, जिसमें कि 2 बार मामा आता है। तो मामा है वो जो ने है भानेश्वर, ने यानी उनका स्नेह, मामा का अपने भांजे पर है वो अत्यधिक स्नेह था, अत्यधिक स्नेह था। भाग्ने मातुल सूरत, और कहते हैं कि दुर्बल और वीरत्व सा करते हैं, स्नेह अपने भांजे के प्रति असीमित स्नेह था, सीमित नहीं था, कोई असीमित स्नेह था। मामा भांजे का स्नेह भाव चरम पर था, यही स्नेह भाव उन्हें शक्ति है वो प्रदान करता है। भाग्ने मातुल सूरत, भाग्ने यानी कि बहन, बहन का मातुल यानी कि मामा, जो बहन का जो भाई है वो जो मामा कहलाता है, वो हर सूरत में हर परिस्थिति में है वो हर समय भांजे के साथ रहता है। और ये स्नेह भाव है जो पृथ्वीराज चौहान को है एक नई ताकत है, एक नई शक्ति है वो दे रहा था, जिसके कारण वो दुर्ग पर दुर्ग विजित करते जा रहे थे, और अत्यधिक वीर और स्नेह के भाव से है वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब संयोगिता की ओर से प्रेमानुभूति का संदेश वालों उनकी मानसिकता की और तपे अति तेज बल के माध्यम से हम आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान है जिनकी प्रेमिका संयोगिता थी, उनकी ओर से है इनका जो प्रेमानुभूति का जो संदेश आ जाता है, उसके बाद में इनकी स्थिति है वो विरह की स्थिति हो जाती है, उसी का वर्णन है वो इसे पृथ्वीराज राष्ट्र के अंतर्गत है वो कवि चंद्रबरदाई ने किया है। दूसरा दोहा आता है शयन एक स्वशयी एक आसन आश्रम में, शयन यानी कि शयन करना, सोना। तो यही से पहले दोहा में है वो मामा और भांजे का जो प्रेम है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, स्नेह है वो अत्यधिक बढ़ता जा रहा था। इस कारण से कवि चंद्रबरदाई है वो चिंतित होते हैं कि अगर इसी तरह से मामा भांजे का जो प्रेम है वो बढ़ता गया तो ये इनके राज्य के लिए है वो हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसी की चिंता करते हुए कवि चंद्रबरदाई कहते हैं शयन एक स्वशयी एक आसन आश्रम में, कहते हैं कि दोनों
उमर की उमर यानी कि उमड़ना, दोनों के बीच वो प्रेम भाव है वो अत्यधिक बाहर चल रहा है सुर में। और जिस राह पर चलते हैं एक सुरम्य जो राह है, सुरम्य जो स्थान है उस पर भी दोनों है वो साथ साथ चलते हैं। भागने मातुल मामा भांजा, भांजा मामा जाने अति प्रीत सुमन। और इस कारण से दोनों हर समय साथ रहते हैं, तो इस कारण से इनके दोनों के मध्य अति बहुत ज्यादा जो प्रीत भाव है वो उमड़ता चला जाता है, यानी दोनों के मध्य प्रेम भाव है वो अत्यधिक उमड़ रहा है। चावंड का प्रतिनिधि अपने आप में से जुड़ गया। चिंती चंद पुंडरीक, चंद पुंडरीक कहे प्रति राज हित बल, तो कहते हैं चावंड का जो राजा है वो परिस्थिति बस अपने आप ही है वो इनसे जुड़ जाता है। हित बल चावंड नयन सिंह सुगर अब दह बंध्यो असम, अब दह बंध्यो असम, बंध्यो मतलब हो गया बंधन में बंध गया है ना। कहते विषम परिस्थिति, असम यानी विषम परिस्थिति में भी है वो चावंड नयन सिंह है सुगर। चावंड का जो शेर कहा जाए, जिसे चावंड का जो भाव है वो अपने आप ही है, परिस्थिति बस है वो इनके साथ है वो बंध गया, व्यवस्था के बंधन में है वो बंधा हुआ है। ये विषम परिस्थितियां राज्य के लिए हितकर नहीं है, और जो ऐसी विषम परिस्थितियां जो बन रही है ये राज्य के हित के लिए सही नहीं है। तो इस विषय के लिए कहते हैं कि ध्यान नहीं, और कहते हैं पृथ्वीवश के राज्य के सुकार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानो सुकृत्य, सुकृत्य यानी होता है सुकार्य। पृथ्वीवश कहते हैं मामा भांजे में प्रेम होने के कारण ये कारण है काल, यानी कि समय पर है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। काल यानी समय की समय पर है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कारण अत्यधिक प्रीति के कारण है ये अपने सुकार्य है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समय पर है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपना राज्य धर्म है वो सही से नहीं निभा पा रहे हैं। उनको कहते हैं धर्म निर्वाह के लिए सजग नहीं है, राज्य शासन और धर्म निर्वाह के लिए ये सजग नहीं है। इस स्थिति में चंद ने देखा और चिंता मतलब, और जब ये स्थिति करे धर्म धरणीय विषम, धर्म यानी कि अपने राज्य धर्म के लिए भी ये सजग नहीं है, इसी की चिंता है वो कविचंद्र बटाई है वो करते हैं। और कहते हैं पृथ्वीराज के राज्य के हितों में, और इस स्थिति को देख करके कविचंद्र बटाई है वो पृथ्वीराज राशों से है वो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं कि मामा भांजे का जो प्रेम है वो राज्य हित के लिए ठीक नहीं है। इसके कारण आपके अत्यधिक प्रीति के कारण आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने राज्य के हित की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और संकेत है कि राजा की दृष्टि में राज्य धर्म का पालन, मातृभूमि की चतुर्दिक सुरक्षा की भावना प्रमुख होनी चाहिए। अगर धर्म की बात की जाए तो कहने का मतलब है कि संकेत के माध्यम से कविचंद्र बटाई है वो कहता है, किसको, पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि राज्य धर्म का पालन, अपने कैसी की स्थितियां हो लेकिन एक राजा को अपने राज्य धर्म का पालन है वो करना चाहिए। मातृभूमि की चतुर्दिक, चारों दिशाओं से मातृभूमि की सुरक्षा का भार एक राजा पर होता है, और इसी भावना को उन्हें प्रमुखता है वो देनी चाहिए, न कि अपने मामा भांजे का जो प्रेम है प्रीति है इसकी ओर इसको अधिक उमड़ाया जाए, इसमें अधिक ध्यान दे, इसके बजाय इन्हें अपने राज्य धर्म की ओर ध्यान है वो देना है। अपने राज्य में चारों दिशाओं से सुरक्षा की भावना है वो उनमें हर समय प्रवृत्ति रहनी चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने पृथ्वीराज राशि के 2 पदों की व्याख्या है वो देखी है। कल की कक्षा में हम अगले पदों की बात करेंगे। तब तक के लिए